in last class we have left with a question. An aqueous solution of sugar is 0.08 m. Then report the concentration of the solution in terms of percentage by weight and mole fraction. I hope आपने question attempt किया होगा. ठीक है, करूँ start? करा आपने कुछ अपने आप? तो देखो भाई सिंपल तरीके से बताया था आपको. मोलैलिटी अगर 0.8 दे रखा है तो हमें कैसे लिखना पड़ेगा? Since 1000 gram water contains 0.8 moles of sugar. Sugar is C12H22O11. मैंने आपको बोला था किसी भी कॉन्सेंट्रेशन को सबसे पहले स्टेटमेंट के फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है. सो वी में राइट 100 ग्राम ऑफ वाटर कंटेन्स 0.8 ग्राम ऑफ C12H22O11. पहले इतनी बात समझ आई. अब हमें परसेंटेज बाय वेट चाहिए. तो परसेंटेज बाय वेट के अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन चाहिए होता है और मास ऑफ सॉल्यूट चाहिए होता है. सो व्हाट वी कैन राइट इज ये 1000 ग्राम वाटर है प्लस 0.8 into 342 इतने ग्राम सॉल्यूट ऐड कर दिया. सो दिस मच ग्राम ऑफ सॉल्यूशन हो गया. कंटेन्स 0.8 into 342 ग्राम ऑफ शुगर. ये समझ आया पहले? इसमें अगर आप ध्यान से नोटिस करो तो ये जो हमने यहाँ पे सम करके लिखा हुआ है, दिस इज बेसिकली मास ऑफ सॉल्वेंट और ये पार्ट अपना मास ऑफ सोल्यूट है. तो अगर हम सोल्यूट और सॉल्वेंट का मास ऐड कर देंगे तो मास ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा. तो आपको समझने के लिए मैंने उसको थोड़ा हाईलाइट किया. इसके बाद सिंपली कुछ करना ही नहीं है. अब आपको मास ऑफ सॉल्यूशन पता चल गया और मास ऑफ सोल्यूट पता है तो परसेंटेज बाय वेट बिल्कुल. देयरफॉर 100 ग्राम solution contains how much? 0.8 into 342 divided by 1000 plus 0.8 into 342 into 1000 into 100 sorry. और परसेंटेज में रिपोर्ट करना तो ये आपका परसेंटेज बाय वेट आएगा. किसी ने आंसर कैलकुलेट किया? एक बार फटाफट आंसर बताइए इसका सॉल्व करके. अप्रोक्सीमेटली 21-22% आ रहा होगा. 21 के अप्रॉक्स आ जाएगा. तो ठीक है, परफेक्ट. आप और एक्यूरेट लिखोगे तो 21.5 लिखना चाहिए अगर बहुत प्रिसाइज लिखना है. या 21.4 लिख लो. चलो सर 22 आएगा. 22 के आसपास पहुंचेगा. देख लो एक बार कैलकुलेशन. उतना इतना एरर चलेगा. सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आईआईटी पेपर में हमारे पास 8% तक का एरर अलाउड होता है. अगर कैलकुलेशंस ऐसी आती हैं तो आप अप टू 8% तक का आंसर लिख सकते हो. और रेंज ऑफ आंसर करेक्ट किया जाता है. डोंट वरी. मतलब जैसे इसका आंसर अभी 21.4 आ रहा है तो आईटी वाले 21 से लेके 22 के बीच में आप कुछ भी लिखोगे सब सही कर देंगे. दैट इज नॉट द प्रॉब्लम. ठीक है सर 20 यहाँ तक क्लियर? चलो इसके बाद नेक्स्ट टाइम में लिखना है इसका मोल फ्रैक्शन. तो मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर लिखेंगे तो C12H22O11. तो अपने पास मोल्स ऑफ शुगर 0.8 है और मोल्स ऑफ वाटर लिखेंगे तो इट इज 1000/80. इसको सिंपलीफाई करिए जरा, बताइए कितना है. so, ये कितना रहा अप्रॉक्स? .014 approx. This is 0.014. And similarly, mole fraction of water अगर लिखेंगे, so this comes out to be 1 minus 0.014. So this is equal to 0.986. 986.
ठीक है, इस क्वेश्चन तक किसी को कोई डिफिकल्टी हो तो फटाफट बताइए। मैंने लास्ट क्लास में आपको 3 कन्वर्जन सिखाए थे, आपको फिर से समझा देता हूँ। सबसे पहला कन्वर्जन मैंने आपको सिखाया था परसेंटेज बाय वेट से मोल फ्रैक्शन और मोलालिटी। मैंने ऑल्दो क्वेश्चंस के टर्म में सॉल्व किया है, बट आपको इसको रिजल्ट्स की तरह याद रखना है, सॉल्विंग प्रोसीजर आपको क्लियर होना चाहिए। सो पहला चीज सिखाया था परसेंटेज बाय वेट को मोल फ्रैक्शन एंड मोलालिटी में कन्वर्जन। दूसरे केस में आपको मोल फ्रैक्शन को परसेंटेज बाय वेट और मोलालिटी में कन्वर्जन सिखाया। और अभी तीसरे क्वेश्चन में हम लोगों ने मोलालिटी को मोल फ्रैक्शन और परसेंटेज बाय वेट में कन्वर्ट किया। ठीक है, तो ये 3 कन्वर्जन ऐसे हैं जिसके लिए कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं रिक्वायर्ड होती है। केवल अगर आपके पास मोल फ्रैक्शन, मोलालिटी या परसेंटेज बाय वेट में से तीनों में से कोई भी यूनिट गिवन हो, तो आप बाकी 2 यूनिट्स क्विकली कन्वर्ट कर सकते हो विदाउट एनी एडिशनल इन्फॉर्मेशन। ठीक है, अब हम लोग एक टिपिकल क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सो राइट डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन। बेसिकली अब हम लोग मोलारिटी से मोलालिटी और मोलालिटी से मोलारिटी कन्वर्जन सीखेंगे। सो अभी देखो हमारे पास मोलारिटी कैपिटल एन गिवन है और हमें मोलालिटी M1 निकालना है। फॉर दिस हमें डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन गिवन है और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट गिवन है। देखिए क्वेश्चन। So now write down another question. For a given solution, if molarity is capital M, then find the molality, which is small m. If density of the solution is d gram per ml and molecular weight of solute is M1. तो जिनको कन्वर्जन का भी थोड़ा आइडिया हो गया, दे में स्टार्ट। जिनको नहीं आइडिया हुआ है वो क्या करो, यहाँ पे मोलारिटी और मोलालिटी की पहले डेफिनेशन लिखो फटाफट। इसी क्वेश्चन के जस्ट नीचे राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ मोलारिटी एंड मोलालिटी। जिनको क्लियर है वो फटाफट सॉल्व करना स्टार्ट करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिनको अभी थोड़ा डाउट है, नहीं समझ आ पा रहा है कैसे करना है, तो उनके लिए क्या करना है कि आप डेफिनेशन लिखो फटाफट मोलारिटी और मोलालिटी की। ठीक है, जस्ट इसी के नीचे राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ मोलारिटी एंड मोलालिटी। क्वेश्चन लिखिए पहले, फॉर अ गिवन सॉल्यूशन ऑफ इफ मोलारिटी इज कैपिटल M, देन फाइंड द मोलालिटी, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज d ग्राम पर ml एंड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इज गिवन M1। हम लोग फॉर्मुलेशन के फॉर्म में बना दे रहे हैं क्योंकि ये कन्वर्जन बहुत फ्रीक्वेंटली आता है, इसलिए इसको फॉर्मूले के फॉर्म में कन्वर्ट करा देता हूँ आपको। बट पहले आपको समझ के ही करना है जैसे मैंने सिखाया। तो जिनको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है वो तो करो डायरेक्ट, जिनको नहीं क्लिक कर रहा है वो उससे पहले एक एक करके मोलारिटी की डेफिनेशन लिखो। मोलारिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, ये आपकी मोलारिटी है। और मोलालिटी लिखेंगे तो ये आएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्वेंट। तो देखो डेफिनेशन पढ़ाते टाइम भी मैंने आपको ये चीज स्पेसिफाई करी थी, अभी और क्लियर कर दे रहा हूँ। नोटिस इट केयरफुली कि यहाँ पे देखो वॉल्यूम है और यहाँ मास है, एक कन्वर्जन। दूसरी चीज जो आपको नोटिस में लेनी है, यहाँ पे देखो सॉल्यूशन है और इस जगह सॉल्वेंट है। तो बेसिकली 2 चेंजेस करने हैं, वॉल्यूम को मास में कन्वर्ट करना है और सॉल्यूशन को सॉल्वेंट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो अब जो हमें गिवन कॉन्सेंट्रेशन गिवन है, पहले हम उसको स्टेटमेंट में लिखेंगे। तो विल राइट सिंस 1000 ml solution contains capital M moles of solute. मोलारिटी का यही मतलब होता है। सबसे पहले डेफिनेशन पे फोकस करना है। डेफिनेशन में देखो लिखा हुआ है 1000 ml solution contains capital M moles of solute। ये क्लियर है पहले सबको? किसी को कंफ्यूजन हो तो बताइए। 1000 ml solution contains capital M moles of solute, डेफिनेशन से ये बात लिखी। अब देखो आपको पहले ही पता है कि हमें वॉल्यूम को कन्वर्ट करना है मास में और सॉल्यूशन को कन्वर्ट करना है सॉल्वेंट में। तो देखो हमारे पास सॉल्यूशन का वॉल्यूम है और क्वेश्चन में सॉल्यूशन की डेंसिटी गिवन है। सो यू ऑल नो इफ आई राइट डेंसिटी इज इक्वल टू, यू ऑल नो इफ आई राइट डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो इसका मतलब मास निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। ये चीज समझ में आई आपको? तो बस अब यही ट्रिक यहाँ पे हम अप्लाई कर रहे हैं। तो 1000 ml सॉल्यूशन में अगर हमने डेंसिटी मल्टीप्लाई कर दिया, so therefore 1000 into d डेंसिटी मल्टीप्लाई करा, इतने ग्राम सॉल्यूशन कंटेन सेम कैपिटल M मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ये पॉइंट समझ आया आपको?
डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, तो मास निकालने के लिए डेंसिटी इनटू वॉल्यूम करा, वॉल्यूम में डेंसिटी मल्टीप्लाई करा तो मास में कन्वर्जन हो गया, तो देखो एक कन्वर्जन हो गया वॉल्यूम से मास में आ गया। अब क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, नेक्स्ट स्टेप में ये करना है कि आपके पास सॉल्यूशन है उसको सॉल्वेंट में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करो सॉल्यूशन के मास में से सोल्यूट का मास सब्ट्रैक्ट कर दो। सो देयरफॉर 1000 into d minus m into m1 ग्राम सॉल्वेंट contains capital M moles of solute। ठीक है, यहां तक समझ आया? बस अब तो सिंपल प्रॉब्लम होगी। देयरफॉर 1000 ग्राम सॉल्वेंट कंटेन्स हाउ मच, so 1000 ग्राम सॉल्वेंट कंटेन्स कैपिटल M अपॉन 1000 into d minus m into m1 into 1000 moles of solute। तो ये हमारा सीधे सीधे मोलारिटी बन गया। मोलारिटी इज इक्वल टू मोलारिटी इनटू 1000 डिवाइडेड बाय 1000 into d minus m into m1। ये आपका फॉर्मूला बन गया। चाहो तो इसे डायरेक्टली याद रख सकते हो, या जैसे मैंने आपको सॉल्व करना सिखाया वो तरीका भी याद रख सकते हो। तरीका याद रखोगे तो एडवांस लेवल तक के किसी प्रॉब्लम में नहीं फंसोगे। फॉर्मूला लर्न करके रखोगे तो स्कूल लेवल, बोर्ड लेवल, मेंस लेवल के सवाल निकलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट अगर एडवांस लेवल का प्रॉब्लम डील करना होगा तो इट मे बी पॉसिबल कि आप फॉर्मूले से फंस जाओ। इसलिए मैं रिकमेंड नहीं करता कि आप फॉर्मूले से चलो। आई ऑलवेज रिकमेंड कि जो मैंने आपको तरीका सिखाया वो आपको एकदम परफेक्टली आना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन उसी से सॉल्व होगा। समझ आई बात? ये फॉर्मूला अपने को याद रखना है, मोलारिटी इज इक्वल टू मोलारिटी इनटू 1000 मोलारिटी इनटू 1000 अपॉन 1000 इनटू d माइनस m इनटू m1। क्लियर हुआ पहले? अब अगर आप इसको समझना चाहते हैं ध्यान से तो देखो आपको समझ आएगा। जो मैंने 1000 इंटू डी लिखा हुआ है, m इंटू m1 लिखा हुआ है, इन दोनों टर्म को समझ लीजिए, बस आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे देखो हमने जो 1000 इंटू डी टर्म लिखा हुआ है और m इंटू m1 लिखा है, दो टर्म लिखे हैं। अगर इनका इंटरप्रिटेशन आप समझ जाओगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। यहाँ 1000 इंटू डी जो लिखा हुआ है ये एक्चुअली में मास ऑफ सॉल्यूशन है, और m इंटू m1 जो लिखा है ये मास ऑफ सोल्यूट है। सॉल्यूशन के मास में से अगर आप सोल्यूट का मास सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो जनरली आपको मास ऑफ सॉल्वेंट मिल जाएगा। समझ आया? So molarity is equal to m into 1000 upon 1000 d minus m into m1। क्लियर हुआ? फिर से एक बार ध्यान से समझ लो, दिस इज वेरी गुड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहले हमने लिखा मोलारिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। देखो अभी आप जो मैं तरीका सिखा रहा हूँ उसको सीखो तमीज से, अदरवाइज अभी जैसे ही एडवांस के सवाल डील करना शुरू करेंगे सब आर्बिट आंसर आने शुरू हो जाएंगे आपके। अभी आप हो सकता है फॉर्मूला निकाल लो, या आपको पहले से फॉर्मूला याद हो, या अभी आप उसको मैनिपुलेट करके इधर उधर कर लो, चलेगा। बट प्लीज जो मैं समझा रहा हूँ उसको समझिए, क्योंकि अगर आप डेफिनेशन पार्ट नहीं सीखेंगे, आप नहीं इसको कन्वर्जन तरीके से सीखेंगे, तो एक तो आपको इतने सारे फॉर्मूले लर्न करने पड़ेंगे, वो एक टेंशन का काम, और दूसरी टेंशन का काम एडवांस में सवाल फंस भी सकता है। ऐसे नहीं बोल रहा कि सब फंस जाएंगे, बट देयर आर क्वेश्चन जो फंस जाते हैं, तो इसलिए बहुत केयरफुली डील करना है। तो मैंने आपको सबसे पहले सिखाया मोलारिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, एक बार। मोलारिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्वेंट, दूसरी बार। हमें मोलारिटी गिवन है तो हमने डेफिनेशन लिखी, सेज 1000 ml सॉल्यूशन कंटेन्स कैपिटल M मोल्स ऑफ सोल्यूट, देयरफॉर 1000 into d ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम में हमने डेंसिटी से मल्टीप्लाई करा तो मास बन गया। तो 1000 into d ग्राम ऑफ सॉल्यूशन कंटेन्स सेम कैपिटल M मोल्स ऑफ सोल्यूट। क्वेश्चन में मैंने पहले ही क्लियर किया कि आपको वॉल्यूम को मास में कन्वर्ट करना है और सॉल्यूशन को सॉल्वेंट में कन्वर्ट करना है। सो वॉल्यूम को मास में कन्वर्ट करना है, इसलिए डेंसिटी मल्टीप्लाई करी, सॉल्यूशन के मास में से सोल्यूट का मास सब्ट्रैक्ट करा तो सॉल्वेंट का मास आया, और 1000 ग्राम सॉल्वेंट में जितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट होता है दैट इज योर आंसर। उसी से हमने इसको सॉल्व कर दिया है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? जिनको ये बात समझ आ गई है उनको इसका ऑपोजिट वाला फॉर्म सॉल्व करना है। अब आपको क्वेश्चन में मोलारिटी गिवन है और मोलारिटी निकालना है, बिल्कुल सेम प्रोसीजर से सॉल्व करना है, सो दैट आपकी प्रैक्टिस हो जाए। सो राइट ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन,
For a solution, if molality is small m, then find its molarity, capital M, if density of the solution is d gram per ml and molecular weight of the solute is m1. ठीक है, करिए। तो फिर से वही मोलारिटी और मोलारिटी की डेफिनेशन लिखो। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, and number of moles of solute present in 1 kg solvent. This is molarity and molality. क्लियर है यहाँ तक? अब देखो भाई, सिर्फ हमारे पास डेफिनेशन में आपकी बार क्या है, मोलालिटी। सो विल राइट सिंस 1000 ग्राम सॉल्वेंट कंटेन्स स्मॉल m मोल्स ऑफ सोल्यूट। बहुत केयरफुली लिखना है, मतलब आपको लगेगा थोड़ा सा कि लेंथी हो रहा है, बट लेंथी हो नहीं रहा है। आप जब एक बार लिखने की प्रैक्टिस आ जाएगी तो ये चीज आप बहुत जल्दी लिख सकते हो, बट इससे गलत कभी नहीं होगा। एडवांस के पेपर में क्वेश्चन सही करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। टाइम का उतना बड़ा खेल नहीं होता है, क्योंकि आप सारे सवाल तो कर ही नहीं पाओगे, वो तो पेपर का स्ट्रेस है। बट जो आता है वो बहुत अच्छे से आना चाहिए, कंफ्यूजन का स्कोप नहीं होना चाहिए। सो 1000 ग्राम सॉल्वेंट कंटेन्स स्मॉल m मोल्स ऑफ सोल्यूट। ठीक है, अब क्या करना है, हमारे पास सॉल्वेंट है और देखो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है। क्वेश्चन में आप ध्यान से देखो आपकी बार, राइट नाउ वी हैव डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो इसका मतलब अब हम मास ऑफ सॉल्वेंट में उससे कुछ भी नहीं कर सकते। डेंसिटी सॉल्यूशन की पता है और मास सॉल्वेंट का पता है, दैट मींस दे कांट बी रिलेटेड। तो पहला काम क्या करना पड़ेगा, पहले जो सॉल्वेंट का मास है उसको सॉल्यूशन के मास में कन्वर्ट करो। तो पहला स्टेप हुआ 1000 प्लस m इंटू m1 ग्राम सॉल्यूशन कंटेन्स स्मॉल m मोल्स ऑफ सोल्यूट। ये बात समझ आई पहले आपको? हमने डेंसिटी अभी पहले क्यों नहीं यूज करा सर? यहाँ क्योंकि हमारे पास डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन और मास ऑफ सॉल्वेंट था। ये देखो आपका मास ऑफ सॉल्वेंट है और ये मास ऑफ सोल्यूट है। सर आपने मास ऑफ सोल्यूट यहाँ प्लस के ऊपर माइनस के, सर ये समझा दीजिए। बेटा सॉल्यूशन में से सॉल्यूट घटाओगे तो सॉल्वेंट आएगा, और सॉल्वेंट में सॉल्यूट जोड़ोगे तो सॉल्यूशन आएगा। आप ध्यान से पढ़ो तो लिख क्या रहे हैं। पहले लिखा था 1000 d माइनस mm1, तो सॉल्यूशन से सॉल्वेंट बनेगा। सॉल्यूशन से सॉल्वेंट कैसे मिलेगा? जब सॉल्यूशन में से सॉल्यूट सब्ट्रैक्ट करोगे। और सॉल्वेंट से सॉल्यूशन कैसे मिलेगा? जब सॉल्यूट ऐड करोगे। वही तो कह रहा हूं, जो लिख रहा हो उसको ध्यान से पढ़ो तो लिख क्या रहे हो। खाली तुम प्लस माइनस देख रहे हो, ये नहीं देख रहे हो कर क्या रहे हैं। पहले हमने सॉल्यूशन को सॉल्वेंट में मास में कन्वर्ट करा था, तो सॉल्यूशन के मास में से जब सॉल्यूट सब्ट्रैक्ट करोगे तो सॉल्वेंट आएगा। अभी सॉल्वेंट के मास को सॉल्यूशन के मास में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो उसमें सॉल्यूट ऐड करना पड़ेगा। तुक्का थोड़ी मारना है। So 1000 gram is mass of solute, m into m1 is mass of solute. So solvent plus solute is solution. समझ आए बात यहाँ तक? और m into m1 क्यों कर रहे हैं वो तो समझ में आ रहा है ना, मोल्स इनटू मोलर मास से मास निकाल रहे हैं। अगर किसी को ये टर्म भी कंफ्यूज कर रहा है तो वो भी अलग से लिख लो। और तो इतने दिन से मोल्स पढ़ा रहे हैं तो अब तक आपको इतना तो समझ में आने लगा होगा कि मोल्स जो होता है उसमें अगर मोलर मास से मल्टीप्लाई करते हैं तो उससे मास आता है। तो मोल्स ऑफ सोल्यूट m1 है, उसमें मोल्स ऑफ सोल्यूट स्मॉल m है, उसमें m1 से मल्टीप्लाई करा तो मास आ गया। सिमिलरली ऊपर वाले पार्ट में मोल्स कैपिटल M था तो उसमें मोलर मास से मल्टीप्लाई करा तो मास आ गया। ठीक है, अब क्या करना है इसके बाद, देखो हमारे पास सॉल्यूशन का मास आ गया। अब सॉल्यूशन की डेंसिटी है, तो अब डेंसिटी है और मास है तो क्या करेंगे, वॉल्यूम चाहिए, तो मास में डेंसिटी से डिवाइड करें तो आएगा 1000 प्लस m इंटू m1 अपॉन स्मॉल d ml solution contains small m moles of solute। ठीक है, बस आप सिंपली 1000 ml में निकाल दो आंसर। सो 1000 ml solution contains small m into d into 1000 divided by 1000 plus m into m1 moles of solute। यही आपकी मोलारिटी होगी। So molality into d into 1000। अब दूसरा रास्ता ये भी है कि जो मैंने दोनों फॉर्मूले निकाले आप उन्हें याद कर लो, काम खत्म। बट आप पता है आपको केमिस्ट्री में वैसे ही बहुत सारी बातें लर्न करनी होती हैं, तो जो हम समझ सकते हैं कम से कम उसमें लर्न करने में तो नहीं टाइम खराब करेंगे।
ये दो फॉर्मूले हो गए आपके लिए। मोलारिटी इज इक्वल टू मोलारिटी इनटू 1000 अपॉन 1000 टी माइनस m इनटू m1, या फिर मोलारिटी इज इक्वल टू मोलारिटी इनटू 1000 डी इनटू 1000 अपॉन 1000 प्लस m इनटू m1। दीस आर टू फॉर्मूलाज जो आप अगर फॉर्मूला याद रख सकते हो तो फॉर्मूला याद रखो, अदरवाइज कॉन्सेप्ट समझ के करोगे तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, क्लियर? दोनों चीजें एक बार क्विकली रिवाइज कर लो, अगर आपको कुछ भी पार्ट क्लिक नहीं कर पा रहा हो तो बताइए। So next question is, in cold water, dissolved oxygen has a concentration of 10 ppm by mass. Report the concentration of oxygen in water in terms of mole fraction and percentage by weight. Report the concentration of oxygen in water in terms of mole fraction and percentage by weight. अच्छा, एक चीज अगर थोड़ा सा और थ्योरेटिकली आपको बताऊं तो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन का मतलब समझते हो? वाटर में जितनी ऑक्सीजन डिसॉल्व हो रही होती है, और ऑक्सीजन का एटमॉस्फेयर में जो परसेंटेज है और जो वाटर में परसेंटेज है बहुत बड़ा अंतर होता है। वाटर के अंदर अप्रोक्सीमेटली 10 ppm डिसॉल्व होता है और एटमॉस्फेयर में लगभग 2 लाख ppm होता है। तो जो लोग जो लिविंग ऑर्गेनिज्म वाटर के बाहर है वो तो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन यूज करते हैं, बट जितनी एक्वेटिक लाइफ है वो सब डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन पे डिपेंडेंट होती है। जितनी फिश है वो सब इसी पे डिपेंडेंट है। आप समझ सकते हैं कितनी कम ऑक्सीजन वाटर में, और अगर उसको भी कोई पॉल्यूट कर दे तो फिर कैसे सर्वाइव करेंगे, चीज आप समझ सकते हो ना। इसलिए डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन का बहुत इंपॉर्टेंस है एक्वेटिक लाइफ के लिए। दैट इज अ डिफरेंट पार्ट, जब हम लोग एनवायरमेंटल केमिस्ट्री पढ़ेंगे तब डिटेल में बताऊंगा। अभी हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो अभी हमारे पास वाटर में जो ऑक्सीजन की डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है उसका कॉन्सेंट्रेशन 10 ppm बाई मास दिया हुआ है। सर पार्टिकल्स का आपको मतलब एटम होगा ना? हाँ बेटा, पार्टिकल्स का मतलब पीपीएम और पीपीबी में एटम्स होंगे ना? हाँ मतलब आप किसी भी टर्म में पार्ट्स करने, पार्ट्स का मतलब जैसे पार्ट्स का मतलब नहीं समझते, जैसे एक चॉकलेट है उसके 5 पार्ट कर दिए, 2 पार्ट आपको दे दिए तो कितना फ्रैक्शन आया? 2/5। 100 पार्ट कर दिए, एक आपको दिया तो कितना परसेंट हुआ? 1/100। तो दैट इज समथिंग लाइक दैट। हमारे पास एक सॉल्यूशन है, उसके हमने पार्ट्स कर दिए थ्योरेटिकली, उसमें से कितने पार्ट सोल्यूट किए ये निकाल लेंगे। समझे? अभी करके दिखा रहा हूँ। तो इट्स गिवन 10 ppm बाय मास। तो अब हमने इसको अगर सॉल्व करना शुरू करना है, सो मैंने आपको क्या बताया था? ppm मतलब पार्ट्स पर मिलियन। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो फिर से लिखिए उस चीज को। ppm का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन, और मिलियन का मतलब आपको बताया था 10 to the power 6। तो वी राइट सिंस 10 to the power 6 ग्राम वाटर। आप वाटर भी लिख सकते हो, सॉल्यूशन भी लिख सकते हो, क्योंकि जो कंसंट्रेशन है वो बहुत लोअर है। तो उसमें वाटर में आप 10 ऐड करो या नहीं करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो 10 power 6 ग्राम वाटर कंटेन्स 10 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। अब इस चीज को आप ध्यान से समझ लो तो आपको समझ आएगा। अब अगर इसको कोई सॉल्यूशन लिख देता तो 10 power 6 प्लस 10 करते हैं, तो देयर इज नो नीड टू डू एनीथिंग। 10 लाख में 10 रुपए कौन मांगता है? समझ आया? तो अगर कोई वैल्यू इतनी स्मॉलर होती है कि उसके आइडिया सब्ट्रैक्ट करने से फर्क नहीं पड़ता तो हम उसे इग्नोर कर देते हैं। जैसे सपोज करो हमने कोई प्रोडक्ट बाय करा, उसकी प्राइस 4999 था, तो मैंने उसको 5000 रुपीज दे दिया। 1 रुपए थोड़ी एक्सपेक्ट करता हूँ उससे वापस। समझ आए? क्योंकि उससे बहुत फर्क नहीं पड़ रहा है। तो दिस इज जस्ट लाइक दैट। सो कॉन्सेंट्रेशन में जो अमाउंट है वो बहुत ज्यादा है। 10 power 6 ग्राम वाटर में 10 ग्राम ऑक्सीजन है। तो इफ यू ऐड 10 ग्राम और इफ यू नॉट ऐड 10 ग्राम, दैट डजंट मेक मच डिफरेंस। तो यू मे राइट 10 power 6 ग्राम ऑफ वाटर कंटेन्स 10 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, तो इट विल वर्क। अब इसमें से देखो हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है पहले परसेंटेज बाय वेट या मोल फ्रैक्शन, कुछ भी समझ लो। तो सबसे पहले अगर हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है तो हमें दोनों के मोल्स चाहिए। सो फर्स्ट स्टेप में हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन निकालना है। तो 10 ग्राम ऑक्सीजन है तो 10/32 मोल हो गए। 10/32 प्लस वाटर के मोल कितने हुए? 10 to the power 6/18। तो आप देखो जो हमने नीचे 10/32 लिखा हुआ है उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने का कोई पॉइंट ही नहीं। दैट इज सिंपली वेस्टेज ऑफ टाइम, क्योंकि 10 power 6/18 में 10/32 ऐड करने का कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है। तो उसको अगर निग्लेक्ट कर दें तो ये वैल्यू बन जाएगी 180 अपॉन, उसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 180 अपॉन 32 इंटू 10 to the power -6। और इसको अगर फर्दर सॉल्व करेंगे तो दिस कम्स आउट विद 5.265 इंटू 10 to the power -6। तो आप देख सकते हैं ऑक्सीजन का मोल फ्रैक्शन कितना कम। आपको वाटर का लिखोगे तो अप्रोक्सीमेटली 1 ही लिख सकते हो। ठीक है,
दूसरा टर्म लिखना है परसेंटेज बाय वेट में, तो परसेंटेज बाय वेट में वी कैन राइट सिंस 10 to the power 6 ग्राम सॉल्यूशन लिख लें अभी यहाँ पे, क्योंकि मैंने बोला इसमें +10 और -10 करने से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो दिस मच ग्राम सॉल्यूशन कंटेन्स 10 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, तो 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना होगा? This comes out to be 10 divided by 10 to the power 6 into 100. ठीक है, उसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा 10 to the power -3। अच्छा, अगर आप चाहो तो यहीं पे मोलालिटी भी निकाल सकते हो, तो अगले इसी में चाहो तो एक्सटेंड कर लो, ऑल्सो कैलकुलेट मोलालिटी, एक और यूनिट भी रिलेट कर सकते हैं यहीं से। तो अगर मोलालिटी लिखनी है तो फिर से वही सेम रिलेशन, 10 to the power 6 ग्राम वाटर कंटेन्स 10 ग्राम ऑक्सीजन, तो 10 पावर 3 ग्राम वाटर मतलब 1000 ग्राम वाटर में कितना आ जाएगा? सो 10 डिवाइडेड बाय 10 to the power 6 into 10 to the power 3 ग्राम ऑक्सीजन, और फिर इसे मोल्स में कन्वर्ट कर लो। So 10 divided by 10 to the power 6 into 10 power 3 by 32, this much moles ऑक्सीजन, और जितने मोल ऑक्सीजन 1000 ग्राम होगा वही मोलालिटी हो जाएगी। So molality will be equal to 100 upon 32 into 10 to the power -4। तो सिंप्लीफाई करके लिखोगे तो 3.125 into 10 to the power -4 आ जाएगा। एक बार आप ध्यान से सारे कन्वर्जन देख लो। सबसे पहले हमने पीपीएम को कन्वर्ट करा मोल फ्रैक्शन में, पीपीएम को परसेंटेज बाय वेट में, एंड द लास्ट टर्म वी हैव कन्वर्टेड इनटू मोलालिटी। उस केस में मोलर नंबर ऑफ मोल्स जो स्मॉल एन है वो कैपिटल एन के टर्म में लिखने से पहले और उसे नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ओके। उसके बाद हम लोग एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। So next question is CO2 forms 0.3% by volume of atmosphere. Report the concentration of CO2 in terms of ppm and mole fraction. And ppm you have to report by volume. So CO2 forms 0.03% by volume of atmosphere. Report the concentration of CO2 in terms of ppm by volume and mole fraction. Report the concentration of CO2 in terms of ppm by volume and mole fraction. कर पाओगे? आपकी 0.03% by volume दिया तो simply we can write since 100 ml air contains 0.03 ml CO2। ये मतलब हुआ atmosphere is air, so 100 ml air में 0.03 ml CO2 हो गया। अभी आपको concentration report करना है ppm by volume, so therefore 10 to the power 6 ml air contains 0.03 by 100 into 10 to the power 6 ml of CO2। अब 10 power 6 पार्ट में जितने पार्ट CO2 वही इसका क्या हो गया ppm। So ppm by volume is ppm by volume is 0.03 by 100 into 10 to the power 6। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। So this is around 300 ppm। ठीक है, अब दूसरी चीज देखो, 100 से डिवाइड क्यों किया यहाँ पर? 100 ml एयर में 0.03 ml है तो 1 में कितना होगा? 0.03 by 100, तो 10 power 6 में कितना होगा? यूनिटरी मेथड लगा रहे हैं सिंपल। नहीं समझ में आ पा रहा है तो बीच में एक बार 1 ml वाली लाइन और लिख लो। मुझे लगता है इतना तो यूनिटरी मेथड में आप एक्सपर्ट हो कि 1 लाइन वाली लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, बट अगर लगे आपको कंफ्यूज हो रहा है तो आप एक लाइन और पढ़ो। 100 ml एयर कंटेन्स 0.03 मोल ऑफ CO2,
So 1 ml of air contains 0.03 by 100 ml of CO2. So 10 power 6 ml of air contains how much? तो 3 स्टेप में करो। देखो समझना पूरा है, भले ही आपको थोड़ा ज्यादा लिखना पड़े, अभी कंफ्यूज नहीं होना है। अभी ज्यादा लिखने का ये मतलब नहीं कि आपकी स्पीड कम हो रही है और आप राइटिंग पेपर में सवाल जल्दी नहीं कर पाओगे। ऑल दैट इज नॉट करेक्ट। अभी आपको जितनी जरूरत पड़ रही है उतना लिखो, बिकॉज दैट विल इंप्रूव योर अंडरस्टैंडिंग। समझ आई बात नहीं? स्पीड बाद में लाई जाती है, पहले सवाल सही करना सीखना होता है। यू हैव टू फर्स्ट लर्न द राइट टेक्निक। जब राइट टेक्निक आ जाएगी फिर आप उसके बाद स्पीड अप करेंगे। अभी स्पीड को लेके परेशान नहीं होना, अभी आपको पहले राइट टेक्निक सीखनी है कि क्वेश्चन कैसे हम सही सॉल्व कर पाएंगे, चाहे जैसे फॉर्म में सवाल पूछा जाए। ठीक है, चलो इसके बाद हमें निकालना है मोल फ्रैक्शन। तो आप जानते हो फॉर गैसेस, आपको कॉन्सेप्ट पता है, फॉर गैसेस वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू मोल होता है। फॉर गैसेस वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू मोल एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो आप देखो एयर में जो CO2 है उसका टेम्परेचर और प्रेशर एयर के लिए भी वही है और CO2 के लिए भी वही है। तो इसका मतलब हम जो मोल्स एयर के लिए लिख रहे हैं और जो मोल्स ऑफ CO2 लिख रहे हैं वो तो सेम बात हुई। तो जो वॉल्यूम का प्रोपोर्शन है वही मोल्स का प्रोपोर्शन हो जाएगा। यहाँ से मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 अगर लिखेंगे तो दैट कम्स आउट टू बी 0.03 मोल हो गया और 100 मोल हो गया सीधे सीधे। समझ आई बात? तो मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 कितना हो जाएगा? 0.03 by 100। दिस इज 3 into 10 to the power -4। ये समझ में आया? जो हमने वॉल्यूम लिखा वही मोल से हम लोग बहुत सारे सवाल करें ऐसे। वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू मोल होता है, तो जो वॉल्यूम के साथ कर रहे हो वही मोल्स के साथ कर लो। तो मोल फ्रैक्शन में क्या होता है? मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट क्या है? एयर। एयर के टोटल मोल्स 100 हो गए और CO2 के मोल कितने हैं? 0.03 by 100। समझ आया? ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? कुछ कंफ्यूजन हो तो बताइए फटाफट। तो सॉल्यूशन के 100 मोल हमने किए थे इस क्वेश्चन में या सॉल्वेंट के? सॉल्यूशन के बेटा उसमें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। मैंने आपसे क्या बोला है? व्हेन कंसंट्रेशन इज टू लो, तो इन दैट केस देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन सॉल्यूशन एंड सॉल्वेंट, दैट इज ऑलमोस्ट सेम। ओके। अगर तुम ऐसे मान लो कि 100 ml सॉल्वेंट है, 100 मोल सॉल्वेंट है, तो उसमें 0.03 सब्ट्रैक्ट कर दो तो कितना आएगा? 99.97। अब तुम 99.97 लिखो या 100 लिखो, कैलकुलेशन में तो वही रिजल्ट आओगे ना। हाँ सर, ठीक है सर। तो उससे उससे फर्क ही नहीं पड़ रहा। पीपीएम और पीपीबी तब यूज करते हैं जब कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम होती है, तो वहां पे सॉल्यूशन और सॉल्वेंट एक ही बात हो जाती है। ठीक है, उसमें कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं होता। दैट इन टर्म्स ऑफ मोल्स, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, इन टर्म्स ऑफ मास, इट इज ऑलमोस्ट सेम बिकॉज़ इट इज टू मच डाइल्यूट सॉल्यूशन। वहां सॉल्वेंट और सॉल्यूशन में कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं बचता है। अब एक क्वेश्चन पीपीबी के लिए और सॉल्व कर लीजिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, केमिकल एनालिसिस shows that a sample contains 24 microgram of uranium. Chemical analysis shows that a sample contains 20 micrograms of uranium in 4 liters of water. Report the concentration in terms of ppb by mass. Chemical analysis shows that sample contains 24 microgram of uranium in 4 liter of water. Report the concentration in terms of ppb. ठीक है, So please tell me 1 microgram is 10 power -9 -6। -6। ओके सर। अब चाहो अगर हमने यहाँ पर ppm बाई मास निकाल लिया तो इसी से चाहे तो हम और दूसरी यूनिट भी कर सकते हैं। तो यहाँ से चाहो तो आप परसेंटेज बाई वेट भी निकाल लो। तो अब अगली लाइन में लिख लो, ऑल्सो रिपोर्ट परसेंटेज बाई वेट एंड मोलालिटी। ऑल्दो इन दोनों यूनिट्स को लिखने का कोई पॉइंट नहीं है बिकॉज बहुत छोटी वैल्यू आएगी, बट फिर भी अगर हम सॉल्व करके देखना चाहते हैं तो वी कैन।
तो सबसे पहले हमें पीपीबी निकालना है। तो हमारे पास गिवन है सिंस 4 लीटर मीन्स 4000 ml वाटर कंटेन्स 24 into 10 to the power minus 6 gram of यूरेनियम। अच्छा, वाटर की डेंसिटी आप जानते हो 1 ग्राम पर एमएल। डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर एमएल। तो जो 400 ml है वही 400 ग्राम वाटर हो गया। तो नेक्स्ट स्टेप में वी कैन राइट 400 ग्राम वाटर contains 24 into 10 to the power minus 6 gram of uranium. Therefore 10 power 9 अब ppb निकालना है। So 10 power 9 gram water contains, so this is 24 into 10 to the power minus 6 divided by 4000 into 10 to the power 9. So this comes out to be 6 ppb. ध्यान से देख लो एक बार कैलकुलेशन। 4000 ml वाटर में 24 into 10 to the power minus 6 ग्राम ऑफ यूरेनियम था। वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर ml। तो जो डेंसिटी आपने 1 ग्राम पर ml यूज किया तो जो वॉल्यूम था वही मास हो गया। सो 4000 ग्राम ऑफ वाटर जो है उसमें 24 into 10 to the power minus 6 ग्राम ऑफ यूरेनियम हो गया। तो 10 बार 9 ग्राम ऑफ वाटर में कितना अमाउंट होगा वो निकाल लेना है। दैट कम्स आउट टू बी 6 ppb। 6 ppm ppb ppb पार्ट्स पर बिलियन। अब उसने बोला इसी हाँ कॉन्सेंट्रेशन को परसेंटेज बाय वेट में रिपोर्ट कर दो। तो परसेंटेज बाय वेट का मतलब क्या होता है? 100 ग्राम वाटर में कितना होगा, है ना। इसी चीज को अगले स्टेटमेंट में लिख लो। तो अब 4000 ग्राम वाटर लिखें या 4000 ग्राम सोल्यूशन लिखें वो तो एक ही बात है, क्योंकि बहुत डाइल्यूट सोल्यूशन है। उसमें 10 पावर माइनस 6 ऐड करने का जरूरत ही नहीं है। So 4000 gram solution contains 24 into 10 to the power minus 6 gram of uranium. Therefore 100 gram water contains, the 100 gram solution contains 24 into 10 to the power minus 6 upon 4000 into 100. ठीक है। So this comes out to be 6 into 10 to the power minus 7% by weight. ठीक है। और इसी यूनिट को अगर हम मोलरिटी में कन्वर्ट करेंगे तो अगले स्टेटमेंट लिखो सिंस 4000 ग्राम वाटर contains 24 into 10 to the power minus 6 gram of uranium. Therefore 1000 gram water contains 24 into 10 to the power minus 6 divided by 4000 into 1000 ग्राम यूरेनियम। और इसी को मोल्स में कन्वर्ट कर देंगे तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ यूरेनियम हम ले लेते हैं सपोज करो 236। इतने मोल्स यूरेनियम हो गया। इसका मतलब मोलरिटी की वैल्यू सिंपलीफाई करके बताओगे कितनी आएगी। approximately 2.54 into 10 to the power minus 8 आना चाहिए। एक बार चेक करिए। approximately 2.54 into 10 to the power minus 8 के आसपास आना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक समझ आया? यस सर। ये सर इतनी आ रही है।
क्लियर हुआ यहाँ तक? अभी आपको कुछ डाउट है तो बताइए फटाफट। तो सबसे पहले एक्सरसाइज 1 में आपने 87th क्वेश्चन पूछा हुआ, ओके। 87th क्वेश्चन पूछा, हाउ मेनी मोल्स ऑफ एसिडिफाइड फेरस सल्फेट इज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड 1 मोल ऑफ KMnO4। तो देखो आपके पास इक्वेशन बैलेंस करके लिखनी है सबसे पहले, तो लिखी हुई है क्वेश्चन में। देखो एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 87 में हमारे पास इक्वेशन बैलेंस करके लिखी हुई है। तो उस बैलेंस इक्वेशन में ध्यान से देखो कि जो KMnO4 है वो 2 मोल KMnO4 10 मोल्स ऑफ फेरस सल्फेट से रिएक्ट कर रहा है। ये चीज समझ आ रही है? स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट देखे जाता है, KMnO4 और FeSO4 के स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट का रेशियो 2:10। तो 2 मोल KMnO4 10 मोल FeSO4 से रिएक्ट कर रहा है। ये चीज समझ आई? तो उसने पूछा 1 मोल कितने से रिएक्ट करेगा, तो आंसर हो जाएगा 5। तो अगर हमें 1 मोल KMnO4 लिखना है तो ये 5 मोल्स ऑफ फेरस सल्फेट से रिएक्ट करेगा। ठीक है? सर 61 तो मैं 61 सर 59। पहले 50 तक तो किसी को कोई नहीं पूछना, अगर ऐसे कंफ्यूजन है तो एक बार में। तो अप टू 50 एनी डाउट इज देयर? आपने 59 से चालू करे थे हाँ, क्वेश्चन। तो मैं 59 से ही चालू कर रहा हूँ। 59 लिखा, हाउ मेनी मोल्स ऑफ MgIN2SN4 कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम 1 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम, 1 ग्राम ऑफ इंडियम एंड 1 ग्राम ऑफ सल्फर। तो पहले आपको इक्वेशन लिखनी है, मैग्नीशियम प्लस इंडियम प्लस सल्फर गिव्स MgIN2S4। ठीक है? इसका भी 1 ग्राम दिया हुआ है, इसका भी 1 ग्राम दिया है और इसका भी 1 ग्राम दिया है। नाउ यू बैलेंस द इक्वेशन, तो इसके 2 यूनिट चाहिए, इसके 4 यूनिट चाहिए। देन यू विल कैलकुलेट देयर मोल्स। तो ये 1/24, ये हो गया 1/114.8 और ये हो गया 1/32 मोल्स आ गए। फिर मैंने आपको क्या बताया था, इसमें लिमिटिंग रिएजेंट चेक करना होता है। तो किसी ने निकाला लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है इसका? इंडियम। तो आपको पता चल गया ये आपका लिमिटिंग रिएजेंट है। ये समझ में आया कैसे निकाला? मोल्स अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो जो मोल्स दिए हैं उसमें स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करो तो आपको क्या मिल जाएगा, जिसमें स्मॉलर वैल्यू आएगी वो लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से आपको पता चल गया आपका लिमिटिंग रिएजेंट इंडियम है। अब जब लिमिटिंग रिएजेंट इंडियम है तो प्रोडक्ट कैसे डिसाइड करते हैं? स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से। ये 2:1 रेशियो है, तो इंडियम के 2 मोल से 1 मोल प्रोडक्ट बनेगा। तो इसके प्रोडक्ट कितना बनेगा, 1/2 इंटू 1/11.48 मोल, 114.8 मोल्स। और फिर आपसे इसका मास पूछा है, शायद ये मोल्स ही पूछा है, तो बस यही आंसर है। इसको सॉल्व करिएगा, मुझे समझ से आंसर मैच करेगा। सर इस मेथड से तो आंसर आ गया। हम लोग ऐसे नहीं कर सकते कि मास कंजर्व हो जाएगा तो दूसरे साइड से 3 ग्राम्स ही बनेगा? बेटा मास इसलिए नहीं कंजर्व कर सकते क्योंकि कुछ ना कुछ रिएक्टेंट बचेगा भी ना। ओके हाँ। तो कंजर्वेशन ऑफ मास कैसे लगाओगे? इनिशियल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट प्लस अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट डेप्थ। अब वो भूल जाओगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है? तो लिमिटिंग रिएजेंट को हमेशा लिमिटिंग रिएजेंट से सॉल्व करने की प्रैक्टिस रखिए। आफ्टर 59 योर नेक्स्ट क्वेश्चन वाज 67, राइट? 61 61 ओके 61 हाँ ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। In 61 question it's given 0.5 mole of BaCl2 is mixed with 0.2 mole of Na3PO4. The maximum moles of barium phosphate that can be obtained. तो फिर से इक्वेशन लिखनी है, BaCl2 plus Na3PO4। सर लिमिटिंग रिएजेंट के मोल से कंपेयर करा देंगे बस। हाँ ये भी सही बात है, बिल्कुल ऐसे ही करना। So barium phosphate, so Ba3PO4 whole twice plus NaCl। इक्वेशन बैलेंस करेंगे तो 2 यूनिट, ये 3 यूनिट, ये 6 NaCl। पहले आप बैलेंसिंग देख लो फटाफट। ये आ रही बैलेंस होके इक्वेशन? बैलेंसिंग ओके? बस इसके 0.5 मोल दे रखे हैं, इसके 0.2 मोल दे रखे हैं। पहले निकालेंगे लिमिटिंग रिएजेंट, ये 0.5/3 हुआ और ये 0.2/2 हुआ, तो ये आपका लिमिटिंग रिएजेंट आ गया। बस अब इसके 2 मोल से इसका 1 मोल बन रहा है, तो 0.2 मोल से कितना बनेगा, 0.1। समझ आया आंसर? बिना लिमिटिंग रिएजेंट निकाले क्वेश्चन सॉल्व करने की आदत छोड़ दीजिए। इसीलिए मैंने आपको शुरुआत में सिखाया था कि क्वेश्चन मास से, कंजर्वेशन ऑफ मास से सब नहीं सॉल्व होते हैं। इसीलिए हमें बोल्ड कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा। स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के प्रोपोर्शन से कंपेयर करके आंसर निकालना सीखिए।
और साथ में आपको ये भी चीज रिलेट करना बताया था कि लिमिटिंग रिएजेंट के निकालने की आदत रखिए। अगर एक ही रिएक्टेंट है देन इट्स अ डिफरेंट केस, अगर एक से ज्यादा रिएक्टेंट है तो आपको लिमिटिंग रिएजेंट हमेशा फॉलो करना है डिफॉल्ट, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 62 में लिखा है इन द रिएक्शन 4NH3 plus 5O2 gives 4NO plus 6 water, 1 mole of ammonia and 1 mole of oxygen are made to react to completion, then फिर से देखो हमारे पास 4 moles of ammonia reacts with 5 moles of oxygen gives 4 moles of NO plus 6 moles of water। हमारे पास इसका 1 मोल है और इसका भी 1 मोल है, तो आप ध्यान से देखो तो हमारा ऑक्सीजन लिमिटिंग रिएजेंट आएगा। यस सर। कैसे? मोल्स अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट करेंगे तो अमोनिया के लिए 1/4 बनेगा और ऑक्सीजन के लिए 1/5 बनेगा, 1/5 इज स्मॉलर, सो ऑक्सीजन इज लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। अब एक बार ऑक्सीजन लिमिटिंग रिएजेंट पता चल गया तो आपको पता है रेशियो इक्वेशन क्या क्या होगा, 4:5:4:6। तो अगर 1 मोल ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा तो इसके 1 में से 1 मोल ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा, 5 मोल से रिएक्ट कर रहा है 4, तो 1 से कितना रिएक्ट करेगा, 4/5। सर तो डायरेक्टली बचेगा हम लोग कितना, डी सिलेक्ट कर 4/5। सकते हैं ऑप्शंस में से। हाँ यस सर कि पूरा डायरेक्टली हम लोग खत्म हो डी नहीं जाएगा। सिलेक्ट कर सकते हैं, ऑल द हाँ, ऑक्सीजन विल बी बिल्कुल बिल्कुल ठीक कंज्यूम्ड। है। मतलब मैं तो आपको सॉल्विंग सिखा रहा हूँ, बट हमारा जो कि क्वेश्चन सिंगल ऑप्शन करेक्ट है, एक ही ऑप्शन चाहिए तो डी तो श्योर शॉर्ट चाहिए, बिल्कुल ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं ऐसे, नो प्रॉब्लम। बट अगर मल्टी करेक्ट हुआ तो आपको ए और बी और चेक करना पड़ेगा। सी और डी में तो डी आएगा, बट ए और बी चेक करना पड़ेगा इनमें से कोई बन रहा है कि नहीं बन रहा है। बट चूंकि क्वेश्चन में पहले से पता है सिंगल ऑप्शन करेक्ट है तो यू कैन राइट डायरेक्टली डी, नो इश्यूज। ये सब स्पीड करने के तरीके सब आप एग्जाम में लगाएंगे, बट अभी चूंकि सिखा रहा हूँ मैं आपको, इसलिए हर बात बता रहा हूँ। अगर आपको सॉल्व करके इनके मान लो भी क्वेश्चन पूछा था एनओ कितना बन रहा है वो बताओ, तो सॉल्व करके निकालना पड़ेगा ना, तो वो तरीका बता रहा हूँ। तो अगर 1 मोल ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा तो NH3 कितना रिएक्ट करेगा, 4/5 मोल, 1 में से सब्ट्रैक्ट करो तो 1/5 मोल बचा। ऐसे अगले पार्ट पे चलेंगे तो 5 मोल ऑक्सीजन से 4 मोल NO बन रहा है, तो 1 मोल से जो NO फॉर्म होगा वो होगा 4/5 मोल। सिमिलरली 5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन से 6 मोल्स ऑफ वाटर बन रहा है, तो जो वाटर फॉर्म होगा वो बनेगा 6/5 मोल। आप देख लीजिएगा ऑप्शन ए और बी नहीं आएगा, ठीक है। 62 के बाद आपने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है 74। 74 से पहले तो नहीं बताना किसी को कोई सवाल। क्वेश्चन नंबर 74 बेटा आप करना, अभी आपको कल आज ही तो सिखाया था। हाँ वही बोल रहा हूँ, गलत क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। आप आज करना, अभी आज सिखाया ना आपको मोलरिटी कन्वर्जन। सर 93। अब आप ऑलमोस्ट पूरा पैकेज सॉल्व कर सकते हो एक्सेप्ट सब फ्यू क्वेश्चंस जहाँ पे आपका व्हाट यू विल से सिग्निफिकेंट फिगर पूछा हो या राउंड ऑफ करने का क्वेश्चन होता है, ऐसे 1-2 क्वेश्चन हो गए पूरे पैकेज, उनको छोड़ के अब आप सारे सवाल कर सकते हो। सो टुडे लाइक यू कैन स्टार्ट, अब जितने क्वेश्चंस रह गए जिस भी एक्सरसाइज में आप सब अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। कल हम लोग बस थोड़ा सा बताया ना सिग्निफिकेंट फिगर, वो ऑल तो फिजिक्स में पूरा डिटेल में पढ़ाया जाता है, बट केमिस्ट्री में भी कभी कभी क्वेश्चन आता है तो मैं थोड़ा सा आपको उसके रूल्स बता दूंगा। अदरवाइज फिजिक्स में आप डिटेल में पढ़ेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती उसमें, और केमिस्ट्री में आने की प्रोबेबिलिटी भी कम होती है, बट चूंकि एनसीईआरटी में गिवन है तो मैं पूरा कवर करूंगा, कोर्स में मैं कुछ भी छोड़ता नहीं, वो सब बातें पढ़ाऊंगा मैं आपको। तो कल हम उसे कंप्लीट करेंगे, तो कल फॉर्मली हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, बट आप आज से पूरा पैकेज सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हो। तो जितने क्वेश्चंस हो गए वो ठीक है, जो रह गए उनको फटाफट करना स्टार्ट करना, ठीक है। इसके बाद आपने क्वेश्चन पूछा 93। सर मुझे सर मैंने सर अभी सर मतलब पैकेज सर पहले ही पैकेज में क्वेश्चंस लगाए सर, उसके पहले सर मैंने थोड़े दिन पहले ज्वाइन किया सर, मैं अभी लगाना चालू कर दूं सर पूरा पैकेज। देखो जिन्होंने लेट ज्वाइन किया उनका सिंपल तरीका है, पहले सारे लेक्चर्स रिकॉर्डेड फॉर्म वाले कंप्लीट करो, जब वो कंप्लीट हो जाएंगे तब आप क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करना। ऐसे नहीं हो पाएगा, मतलब जिसने पूरे लेक्चर नहीं कवर करोगे तब तक कैसे कर पाओगे। सो फर्स्ट कंप्लीट द लेक्चर। जिन्होंने लेट ज्वाइन किया वो परेशान मत होइए, अगले चैप्टर से एकदम स्मूथली करना स्टार्ट करिएगा, पीछे वाला धीरे धीरे करके कवर करिएगा। उसके जो डाउट्स होंगे उनके मैं अलग से क्लास लगा के आपके डाउट्स क्लियर करा दूंगा, ठीक है, डोंट वरी। डाउट्स मैं आपके अलग से ले लूंगा, बट जिनका फॉर्मल चल रहा है, जिन्होंने ठीक से पढ़ा हुआ है, वो पूरा पैकेज कर सकते हैं। 93 में देखो गिवन है मेटल M atomic mass 56 reacts with X2 to form MX2. MX2 again reacts with X2 to form M3X8. Now M3X8 passing through the sodium carbonate to form X moles of NaX, 4 moles of CO2 and M3O4. If the weight of NaX form is 206 gram, find the 1/7th part of the weight of metal. तो देखो पहले आपको इक्वेशंस लिखनी पड़ेंगी। तो हमारे पास मेटल M जो X2 से रिएक्ट करके MX2 बन रहा है,
फिर दूसरे स्टेप में बोला है कि mx2 फिर से x2 से रिएक्ट कर रहा है, तो इट इज फॉर्मिंग m3x8। उसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे देखो 3 यूनिट लिखेंगे, तो ये अपने आप बैलेंस हो गया। देखो आगे उसके बाद उसने बोला हुआ है कि m3x8 जो है, पहले क्वेश्चन में जो जो लिखा है वो करते चले जाओ। फिर उसने बोला हुआ है m3x8 की रिएक्शन सोडियम कार्बोनेट से करा रहा है, तो उस रिएक्शन से एक तो NaX बन रहा है 8 यूनिट, और 4 मोल CO2 बन रहा है, और M3O4 बन रहा है। अब आप देखो जैसे दिया उसके हिसाब से इक्वेशन बैलेंस हो जानी चाहिए, तो बैलेंस करने के लिए बस मुझे 4 Na2CO3 लिखना पड़ेगा। आप देखो इक्वेशन बैलेंस हो गई। जस्ट चेक क्विकली कि लास्ट वाले सारी इक्वेशंस बैलेंस लिख गई पहले। अब क्वेश्चन में लिखा है कि जो NaX फॉर्म हो रहा है वो आपका 206 ग्राम है, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास 103 दे रखा है, तो 206 by 103 मींस 2 मोल्स। देखिए पहले इतनी बात समझ आ रही है आपको? यस सर। बस अब उल्टा सॉल्व करना। आपने 8 के बाद क्या लिखा है? 8 NaX। This is NaX। ओके सर। बस अब इसको सिंपलीफाई करना स्टार्ट करो, तो आप देखो उल्टा करना स्टार्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा कि 2 मोल, अब आपको स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट देखना है, इसके 8 मोल्स है, इसका 1 मोल रिक्वायर्ड है, तो अगर इसके 2 मोल्स है तो इसके 1/4 मोल रिक्वायर्ड होंगे। रेशियो देखो M3X8 के 1 मोल से 8 मोल NaX बन रहा है, तो अगर हम इसके 1/4 मोल लेंगे तो इनटू 8 करेंगे तो 2 मोल्स बन जाएगा। M3X8 के जो मोल्स है वो 1/4 मोल, तो 1/4 मोल हो गया। अब इसके बाद इक्वेशन में देखो ये 3 मोल से इसका 1 मोल बन रहा है, तो MX2 कितने मोल चाहिए होगा हमको? 3 मोल से 1 मोल बन रहा है, तो 1 से 1/3 बनेगा। उल्टा करना है तो 1 से 3 चाहिए, तो 1/4 के लिए कितना चाहिए? 3/4। तो MX2 के मोल्स आ गए 3/4 मोल। अब इक्वेशन देखो 1:1 है फिर से, तो अगर इसके 3/4 मोल है तो इसके भी 3/4 मोल चाहिए होगा। यहाँ तक ओके? पहले देखो, अब जब इसके 3/4 मोल पता चल गए तो इसका मास लिख लो, तो मास आ जाएगा 3/4 इज इनटू, मास निकालने के लिए क्या करेंगे? मोल्स में मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3/4 इनटू 56 कितना आएगा? सॉल्व होके बताइए। 42 ग्राम आ जाएगा। 42। और आपसे आंसर में बोला हुआ है कि इसको बाय 7 करके लिखना है, 6 आंसर हो जाएगा। फिर से देख लो पूरी प्रोसेस। पहले क्या करना है, जितनी बातें लिखी उसको बैलेंस करके इक्वेशन के फॉर्म में लिखो। बैलेंस करके आपने जैसे इक्वेशन लिखा तो m + x2 से mx2, फिर 3 mx2 से x2 से रिएक्शन करा के m3x8, फिर m3x8 के Na2CO3 से रिएक्शन करा के NaXCO2 और M3O4 बनाया। क्वेश्चन में दिया हुआ है कैसे बैलेंस करना है, वो आपने बैलेंस कर लिया। उसके बाद उसने बोला है 206 ग्राम ऑफ NaX बन रहा है, तो 206 by 103 किया तो उसके 2 मोल्स आ गए। अब 1 मोल M3x8 से 8 मोल NaX बन रहा है, तो 2 मोल NaX बनाने के लिए 1/4 मोल ऑफ M3x8 चाहिए, 1/4 M3x8 बनाने के लिए 3/4 MX2 चाहिए, और 3/4 मोल MX2 बनाने के लिए 3 मोल M चाहिए। ठीक है, 3/4 M चाहिए। अब 3/4 में उसके एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई कर दो, मास आ जाएगा 42 ग्राम। आपको आंसर में बोला M/6 रिपोर्ट करना है, तो 42/7 करोगे तो 6 आंसर निकलेगा। ठीक है, उसके बाद आपने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा 97। क्वेश्चन नंबर 97 में देखो आप ध्यान से। In 97th question given 2 gram of hydrated copper sulfate gave on heating this much gram of a nitrous salt. Calculate the number of water of crystallization per molecule of hydrated salt. तो हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, CuSO4.XH2 है, जो मुझे नहीं पता x कितना है। हीट करने से कॉपर सल्फेट प्लस x मोल्स ऑफ वाटर बन रहा है। उसने बोला हुआ इसका 2 ग्राम है, इसका 1.2786 ग्राम है। तो अगर कंजर्वेशन ऑफ मास लगाएंगे तो यहाँ से मास ऑफ वाटर निकाल लोगे, 2 - 2.1786, तो ये 0.7214 ग्राम आ गया। अब यहाँ पे इक्वेशन में ध्यान से देखो तो इसका मोल रेशियो 1:x है,
कॉपर सल्फेट और वाटर जो बन रहे हैं वो रेशियो क्या बन रहा है 1:x। यस तो सर। इसको मोल्स रेशियो लिख लो, तो 1/x की वैल्यू कितनी आएगी 1.2786 अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ कॉपर सल्फेट, ये आएगा 159.5 डिवाइडेड बाय 0.7214 डिवाइडेड बाय 18। ये एक बार चेक करिए जरा, कॉपर सल्फेट का मॉलिक्यूलर मास निकालो, मुझे लगता है 159.5 ही आएगा, 63.5 प्लस 96। यस इसको सिंपलीफाई करके यहाँ से x निकालिए। सर जैसे मैंने मोल रेशियो XH2O और CuSO4.H2O का इक्वेट कर दिया है, हाँ तो उससे भी आंसर आ गया, वैसे भी कर सकते हैं ना हम लोग। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। वो तो आप किसी का भी मोल रेशियो सेम कर दो, बस उसी से सॉल्व हो जाएगा। कॉपर सल्फेट डॉट XH2O के मोल्स निकाल के कॉपर सल्फेट के मोल्स के बराबर कर दो तो भी बन जाएगा। इसी को इसमें अगर कोई मोल से कर रहा है, 4.995 आ रहा है। हाँ सर 5 आ रहा है। 5 ही आएगा वो, तो ठीक है। इसको अगर किसी ने मोल से सॉल्व किया है तो वैसे भी कर सकता था, 2/159.5 प्लस 18x, ये इसके मोल्स हो गए, और 1.2786 अपॉन 159.5। अब कॉपर सल्फेट और कॉपर हाइड्रेटेड इन दोनों का रेशियो भी तो 1:1 है, तो आप इसके सर मैंने मोल्स, आपका पहला वाला सेम लिखा है, उसको इज इक्वल्स टू 0.7214 अपॉन 18x लिख दिया है। हाँ तो वो तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख दिया, ठीक तो है। इसी चीज को मैथमेटिकली क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख लो, ठीक है, वो तो लिखने का तरीका। सो या तो हम पहला मेथड लगाएंगे जिसमें आपने मोल रेशियो ऑफ कॉपर सल्फेट इज टू वाटर का रेशियो निकाला, किसी को ये नहीं लिखना है तो कॉपर सल्फेट डॉट H2O के मोल्स को कॉपर सल्फेट के मोल्स के बराबर कर दो, वो 1:1 है, तो उससे भी आ जाएगा, ठीक है। देन यू आस्क सर क्वेश्चन इसको नंबर, लिमिटिंग रिएजेंट भी लिमिटिंग रिएजेंट है नहीं ना, एक रिएक्टेंट में लिमिटिंग रिएजेंट थोड़ी ना होता है, लिमिटिंग रिएजेंट के लिए कम से कम 2 रिएक्टेंट हाँ चाहिए होते हैं। दो यस सर। Then comes question number 98. 98 में लिखा है 2.68% by mass of magnesium present in chlorophyll. If number of magnesium atom in 2 gram of chlorophyll is less, then find y. तो अगर हमारे पास 2 ग्राम ऑफ क्लोरोफिल है, तो इसमें जो मैग्नीशियम होगी वो 2 into 2.68 by 100 ग्राम मैग्नीशियम हो गया, 2.68% बाई मास है। फिर इसके मोल्स निकाल लो, तो 2 into 2.68 by 100 into 24, और फिर नंबर पूछा है तो अवोगाद्रो नंबर से मल्टीप्लाई करो, तो नंबर ऑफ मैग्नीशियम एटम विल बी इक्वल टू 2 into 2.68 upon 100 into 24 into 6.02 into 10.23। इसको सिंप्लीफाई करो, x into 10 पावर y के फॉर्म में निकालना, फिर y रिपोर्ट कर देना। सर 20 आ रहा है, तो फिर y हमने 20 आ रहा है। लिखने का तरीका गलत होगा, पहले वैल्यू बताओ, टोटल वैल्यू कितनी आ रही है। 2.23 into 10 to the power minus 3 Na। 2.23 into 10 to the power minus 3 Na। 6.02 into 10.23 है, तो जब 6 और 2 मल्टीप्लाई करो तो 12 नहीं बन जाएगा, तो 1 point something into 10.21 ही तो ओके लिखो। हाँ सॉरी सर, हाँ वो साइंटिफिक कोई बात नोटेशन। नहीं, ये चीज कल सिखाऊंगा, अभी अगर आपको साइंटिफिक नोटेशन का आइडिया नहीं तो आई एक्सप्लेन यू टुमारो। हो सकता है फिजिक्स में सर ने सिखाया हो, नहीं बताया होगा तो भी मैं बताऊं। नहीं सर पता था, वो इग्नोर कर दिया, पता नहीं क्यों। फिजिक्स में एक्चुअली में भी एरर एनालिसिस पढ़ाई जाएगी, तब उसमें बहुत डिटेल में आएगा, अदरवाइज मैं कल सिखा दूंगा, परेशान मत होइए, कल के लेक्चर में आपको यही चीज सिखानी है। चलो नाउ कम टू द पॉइंट, दैट इज 100। इसके बाद 100 क्वेश्चन में आपने पूछा हुआ है 40 ग्राम of SO3 heated in a closed vessel after some time t, the volume of oxygen is this much liters, amount of SO2। फिर से देखो, आपने SO3 को हीट किया हुआ है, इससे SO2 plus O2 बन रहा है, इक्वेशन बैलेंस करेंगे तो ये इक्वेशन आ गई, 40 ग्राम SO3 दिया हुआ है, तो ये 40/80 मतलब 0.5 मोल हो गया, और उसके बाद उसने बोला हुआ वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एट NTP इज 1.4 लीटर्स, तो उसके अगर मोल्स लिखेंगे तो ये आ जाएगा 1
अब अगर हमने इसको इक्वेशन को सॉल्व करना शुरू किया तो हमने मान लिया कि 0.5 माइनस एक्स, ये या 2x कर लो माइनस 2x, तो ये 2x बनेगा और ये x बनेगा। तो मोल्स ऑफ ऑक्सीजन अगर हम निकालेंगे तो दैट कम्स आउट टू बी 1.4 by 22.4 और ये वैल्यू में x दे रखी है। 22.7 भी लिख सकते हैं, उससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, अप्रोक्सीमेट है करना हो तो 22.7 लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। सो 1.4 by 22.7 विल बी इक्वल टू x। ठीक है, आपसे पूछा क्या, 0.0625 आपसे पूछा अमाउंट ऑफ SO2, तो अमाउंट ऑफ SO2 जो आएगा वो 2x into 64 आएगा, तो 2 into 1.4 by 22.7 into 64, इसको सॉल्व करिए तो अप्रोक्सीमेटली 8 बनना चाहिए इंटीजर्स में। राउंड ऑफ करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 8 आएगा। वैसे तो शायद 7.9 समथिंग बन रहा हो, बट आप राउंड ऑफ कर देंगे तो इट विल बी क्लोज टू 8। ठीक है, so we'll stop here, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे का पोर्शन कंटिन्यू करेंगे।